ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित का कन्फेशन सुनकर कार में बैठी रेखा मूर्ति और अनिका दोनों हैरान रह गए। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, उसकी पूरी बात सच नहीं है, उसकी आधी बात सच है, मगर आधी बात समझने के लिए तुम्हें मेरी पूरी बैक स्टोरी सुननी होगी। मुझे इंपीरियल ग्रुप के किंग की कुर्सी विरासत में मिली है और ये विरासत मुझे मेरे नाना जी ने दी है। रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। रोहित के नाना जी यानी कि आयशा मारवा के पिता अनिका को रोहित की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां तक वो आयशा को जानती थी उसे ये पता था कि आयशा काफी साधारण फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ तक कि आयशा की माँ को जब इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी तभी आयशा मारवा के पिता के कहने पर सिर्फ पैसों के लिए आयशा ने रोहित के पिता हंसराज मारवा से शादी की थी। अगर रोहित के नाना जी किंग थे तो फिर उनके परिवार की ऐसी हालत कैसे हो सकती थी। अनिका के मन में उठ रहे सवालों को रोहित अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, देखो, ये कहानी सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, मगर ये ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मेरी माँ आयशा मारवा उस इंसान की बेटी नहीं है जिनसे मेरी नानी की शादी हुई है। रोहित की ये बात सुनते ही कार में बैठे अनिका और रेखा मूर्ति दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, ये बहुत लंबी कहानी है। 15 साल की उम्र में जब मैंने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली, तब मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझ पर पंकज चाचा ने कई तरह के हथकड़े आजमा के मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने की कोशिश की। बिजनेस में मुझे कोई डिसीजन लेने का कोई हक नहीं देते थे। अगर मैं कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहूँ तो मुझे पैसे भी अलॉट नहीं किए जाते थे। पंकज मारवा ने कंपनी के कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था। रोहित के कम उम्र और रोहित के तजुर्बे को उसकी कमजोरी बताकर पंकज मारवा खुद चेयरमैन की कुर्सी हथियाना चाहते थे, मगर रोहित के दादाजी ने सिर्फ रोहित पर अपना भरोसा दिखाया था और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की पोजीशन महज 15 से 16 साल की उम्र में रोहित के हवाले की थी। रोहित को बचपन से ही रोहित के दादा दादी ने इस तरह ट्रेन किया था कि रोहित जल्द से जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान संभाल सके। रोहित के दादाजी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि पंकज मारवा और बाकी भाई एक मुखिया की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ तजुर्बे की जरूरत नहीं होती है, पूरी की पूरी टीम को अपने साथ जोड़कर उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत ही इंसान को सही मायने में लीडर बनाती है। रोहित ने बचपन से यह सारी क्वालिटीज दिखाई थी और फिर रोहित के दादा दादी ने रोहित के पापा को छोड़कर रोहित को अपना वारिस सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह चाहते थे कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा परिवार का नया मुखिया आने वाले कई सालों तक परिवार और कारोबार को जोड़कर रखे। अपने दादा दादी का पूरा भरोसा होने के बावजूद चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद रोहित को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर के अंदर ही कई लोग रोहित के खिलाफ हो गए थे। मुंह पर तो वह लोग रोहित के साथ काफी अच्छा बर्ताव करते थे, मगर रोहित के पीठ पीछे वह ऐसे ऐसे खेल खेलते थे कि छोटी सी उम्र में रोहित का रिश्तेदारी और संबंधों से विश्वास उठने लगा था। उस वक्त हमेशा ही मैं पैसों की कमी महसूस करता था। मैं हमेशा सोचता रहता कि अगर मेरे पास पैसों का पावर होता तो मैं मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कहां से कहां तक पहुंचा सकता था। तभी अचानक मुझे कोई ढूंढता हुआ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस पहुंचा। उस आदमी ने मुझे ऐसे लुभावने ऑफर दिए जिन्हें मैं मना नहीं कर पाया। उस आदमी ने मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने के लिए राजी किया। मगर जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तब मुझे पता चला कि जिस आदमी के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी वही था इंपीरियल ग्रुप का असली प्रेसिडेंट यानी कि किंग। मुझे कमरे में बुलाने के बाद किंग कुछ देर तक मुझे देखता ही रहा। उसके बाद अपने आदमी को इशारा करके उसने अपने आदमी को धीमी आवाज में कुछ कहा। उस आदमी ने मेरे पास आकर कहा, तुम ही हो जिसको किंग ने अपना वारिस चुना है
और तब मुझे ये भी बताया गया कि मेरे सामने बैठे इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट किंग और कोई नहीं बल्कि मेरे बायोलॉजिकल नाना जी थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो वह मुझे काफी उम्र दराज नजर आ रहे थे, काफी कम बोलते थे, बस इशारों इशारों में अपने एक खास आदमी के साथ कम्युनिकेशन करते थे। उनका वह खास आदमी उनके हर इशारे को अच्छी तरह से समझकर उनके हर ऑर्डर को अमल करता था। भले ही मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, मगर मैं इंपीरियल ग्रुप और टीम के बारे में सब कुछ जानता था। किंग मुझे अपना वारिस बनाना चाहता था और मैं ये बात सुनकर काफी शौक हो गया था। मगर एक के बाद एक मेरी आंखों के सामने ऐसे सबूत रखे गए जिनसे मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने बैठा इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट किंग ही मेरे बायोलॉजिकल नाना जी थे और वो चाहते थे कि उनका वारिस होने के नाते किंग की पोजीशन इंपीरियल ग्रुप में आगे चलकर मैं संभालूं। साथ ही मुझे इतने पैसे दिए गए कि मैं मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में लौटने के बाद अपने बलबूते पर डिसीजन लेने के काबिल बन गया। अपने डिसीजंस पे अमल करने के लिए मुझे जो कैपिटल चाहिए होता था वो मैं उसी अकाउंट से निकाल सकता था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देखते ही देखते उन पैसों की बदौलत देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। हाँ, मगर उन पैसों के बदले मुझे आजीवन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से इंपीरियल ग्रुप को प्रॉफिट शेयरिंग देना था। एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ये डील काफ़ी फेयर लग रही थी। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि जो पैसे मैं इंपीरियल ग्रुप को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से भिजवाता था वो इनडायरेक्टली सीधे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचते थे। रोहित की कहानी सुनकर अनिका और रेखा मूर्ति के होश उड़ गए। अनिका अभी भी इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। अटकती हुई आवाज में अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, 1 मिनट, क्या तुम्हारी माँ आयशा मारवा जानती है कि किंग उनके पिता हैं? अनिका का यह सवाल सुनकर रोहित ने अपना सर झुका लिया। रोहित ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, नहीं, माँ इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने भी जानबूझकर माँ को इसके बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। माँ ने पहले ही मेरे लिए जिंदगी भर काफी कुछ सहा है। उनकी जिंदगी में परेशानियां टलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं और एक परेशानी उनके सर पर नहीं लादना चाहता। दरअसल ये बात बहुत पुरानी है। 18-19 साल की उम्र में मेरी नानी माँ को अगवा कर लिया गया था और कई लड़कियों के साथ उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। किंग एक बेहद खतरनाक आदमी था। मेरी नानी माँ की तरह कई जवान खूबसूरत लड़कियों को अपना बंदी बनाकर किंग ने एक कमरे में कैद करके रखा था। अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना तो जैसे किंग का शौक बन चुका था। प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरी नानी माँ को मौका मिला तब वो उनके चंगुल से भाग निकली। अपने घर वापस लौटकर उन्होंने एक साधारण घर की लड़की से शादी कर ली और फिर मेरी माँ का जन्म हुआ। मगर मैं ये बात उन दोनों ने मेरी माँ से छुपा कर रखी थी। माँ नहीं जानती थी कि उनके जन्म का क्या सच था और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये राज ही बना रहे तो अच्छा है। आयशा की जिंदगी से जुड़े इस काले सच को जानने के बाद अनिका को भी आयशा की किस्मत पर तरस आने लगा था। हैरान अनिका ने रोहित की ओर देखकर पूछा, मगर किंग ने तुम्हें ही क्यों चुना? रोहित ने अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भी कई दिनों तक यही बात सोचता रहा। फिर छानबीन करके मुझे पता चला कि किंग ने इस तरह की कई लड़कियों को अपनी बंदी बनाकर अपने बच्चों की मां बनाया था। मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सारे बच्चों को पैदा होने के बाद ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी में भेज दिया जाता था। मेरी मां आयशा किंग की इकलौती बेटी थी जो इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार नहीं हुई। किंग को अपने आप को अमर करना था और इसीलिए किंग किसी ऐसे ड्रग की तलाश में था जिसे इंजेक्ट करने के बाद किंग सालों साल तक जवान रहे और इस दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम कर सके। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी में खतरनाक ड्रग का एक्सपेरिमेंट कई सालों से चल रहा था और ये सब कुछ किंग के इशारे पर हो रहा था। इनमें से कुछ बातें मुझे कुछ साल पहले पता चली थी और कुछ बातें अभी क्रिस्टोफर के साथ जब तुम्हारी बात हुई उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ। रोहित की ऐसी शॉकिंग बातें सुनकर अनिका मन ही मन एक गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद अनिका के मन में फिर एक सवाल उठा। अनिका ने रोहित से पूछा,
लेकिन अगर क्रिस्टोफर भी किंग का ही बेटा है तो फिर किंग ने अपनी पोजीशन क्रिस्टोफर को क्यों नहीं दे दी? क्रिस्टोफर खुद भी किंग के नक्शे कदम पर चल रहा है। तुम तो बिल्कुल किंग जैसे नहीं हो, फिर तुम्हें चुनने का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का जवाब तो खुद रोहित के पास भी नहीं था। तभी कार के बैक सीट पर बैठी रेखा मौसी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हो सकता है कि किंग जानता हो कि क्रिस्टोफर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लायक नहीं है। और हम सब इतना तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंपीरियल ग्रुप को संभालने के लिए इंसान का ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग वाला भी होना बहुत जरूरी है। और ये भी तो हो सकता है कि किंग को भरोसा न हो कि क्रिस्टोफर B16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए जिंदा बचेगा भी या नहीं। हो सकता है किंग को शक हो कि क्रिस्टोफर, जिसे पहले ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बना लिया गया था, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा ही न बचे। मेरे ख्याल से किंग जानता था कि उसका सिर्फ एक ही वारिस ऐसा था जो उसकी कुर्सी संभालने के काबिल भी था और लायक भी। अनिका और रोहित को भी रेखा मौसी की ये बात कुछ कुछ सही लग रही थी। हालांकि किंग के डिसीजन के बारे में सही अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में जितने भी बच्चों की मौत हुई थी, उनमें किंग के भी कई बच्चे शामिल थे। फिर जब किंग को रियलाइज हुआ कि उसके लगभग सभी बायोलॉजिकल बच्चों की मौत हो गई थी, तब उसे ये एहसास हुआ होगा कि अब अगर उसे अपनी कुर्सी पर कोई बायोलॉजिकल वारिस चाहिए तो उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने उसके चंगुल से भागी हुई उस लड़की से शादी की थी। और उसके बाद किंग के लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि किंग की बेटी आयशा मारवा का बेटा कौन था। ये सारी बातें समझने के बाद एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित से पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के पीछे भी हो सकता है कि इस बुढ़े किंग का ही हाथ हो? उसने जानबूझकर मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ प्रेग्नेंट करवाया। क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है किंग का? अनिका का ये सवाल सुनकर रोहित के भी होश उड़ गए। रोहित खुद भी नहीं जानता था कि अनिका उसके बच्चों की मां कैसे बनी थी और किसने ये सारी प्लानिंग की थी। मगर अनिका का सवाल सुनकर कहीं न कहीं अब रोहित को भी ये लगने लगा था कि हो न हो इन सारी चीजों की प्लानिंग के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था, और वो था किंग। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट होने के नाते रोहित के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना किसी आम आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं थी। फिर कौन हो सकता था जो रोहित मारवा जैसे इंसान के शरीर से स्पर्म निकालकर उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता था? जब अनिका प्रेग्नेंट हुई थी तब गौतम गुलेरिया ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पता लगाया था कि अनिका के प्रेग्नेंट होने के कई महीनों तक तो अनिका से पुरानी हवेली में कोई मिलने नहीं आया था, और ना ही अनिका बीमारी के चलते हवेली से बाहर निकली थी। आर्टिफिशियल इंस्टीमेशन का इंजेक्शन आखिर अनिका के शरीर में इंजेक्ट कैसे हुआ था? एक बार अनिका और रोहित के मन में भी ये ख्याल आया कि ये सारी प्लानिंग क्रिस्टोफर ने की हो सकती थी। मगर रोहित ये भी जानता था कि क्रिस्टोफर ये नहीं जानता था कि रोहित ही असली किंग था। रोहित और अनिका इस राज को सुलझाने की जितने भी कोशिश कर रहे थे, ये राज और भी ज्यादा गहरा होता नजर आ रहा था। तभी अनिका ने रोहित से पूछा, देखो, जब मैंने क्रिस्टोफर के साथ बात की तब क्रिस्टोफर को यकीन था कि मैं जिस किंग को जानती हूँ वो असली किंग नहीं है और वो नकली है। अगर क्रिस्टोफर को किंग की पोजीशन चाहिए थी तो वो नकली किंग को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? तभी रोहित ने भी अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर को ऐसा करने से कोई रोक रहा था, और मुझे लगता है ये वही शख्स है जो मुझे किंग से मिलवाने के लिए ले गया था। वो आदमी जो मुझे 15 साल की उम्र में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस में मिलने आया था, मुझे लगता है वो आदमी किंग का वफादार नौकर है। कई सालों से किंग की बादशाहत और किंग की हुकूमत को कायम रखने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका भी कहीं न कहीं अब ये जान चुकी थी कि हो न हो उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी खबर रोहित की इसी कहानी से जुड़ी हुई थी। मगर अनिका इस वक्त रोहित को बार बार अपनी प्रेगनेंसी का राज पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि जिस दिन रोहित को इस बात की सच्चाई पता चलेगी, रोहित अनिका को जरूर बताएगा।
क्रिस्टोफर और किंग की कहानी को यहीं छोड़कर अनिका, रेखा मूर्ति और रोहित वापस रेखा मूर्ति के महल लौट आए। जब वो तीनों महल में लौटे तब मैनेजर गुलशन जी और ओजस पहले से वहां रेखा मूर्ति का इंतजार कर रहे थे। रेखा मूर्ति को देखते ही दोनों ने राहत की सांस ली और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। रेखा मूर्ति के गुम होने की खबर सुनने के बाद ओजस और गुलशन जी दोनों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो रेखा मूर्ति को दोबारा कभी देख पाएंगे, मगर अनिका और रोहित के साथ आते हुए रेखा मूर्ति को देखकर अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वो औरत जिसे उन्होंने हमेशा अपनी प्रेरणा के रूप में देखा था, वो अब कभी भी उन्हें छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। रेखा मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरानी मायूस रेखा मूर्ति को हमेशा हमेशा के लिए कहीं छोड़कर लौटी थी और ये रेखा मूर्ति पहले वाली रेखा मूर्ति से कई ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक नजर आ रही थी। जैसे ही ओजस मुस्कुराता हुआ रेखा मूर्ति के पास आया, रेखा मूर्ति का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, कहाँ चली गई थी आप? हमें इस तरह बिना बताए? आपको पता है हम सब किस तरह परेशान हो गए थे। कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि आप कहाँ जा रही हैं। ओजस अच्छी तरह से जानता था कि रेखा मूर्ति किस टेंशन से महल छोड़कर गई थी। उसे तो मन ही मन इस चीज का डर लग रहा था कि रेखा मूर्ति कहीं ऐसा कदम ना उठा ले जिसके बाद ओजस कभी रेखा मूर्ति का चेहरा भी न देख पाए। इसलिए मैनेजर गुलशन से खबर मिलते ही ओजस दौड़ा दौड़ा महल चला आया। रेखा मूर्ति का भतीजा होने के नाते रेखा मूर्ति ने हमेशा ही उसको अपने सगे बेटे की तरफ प्यार किया था, मगर रेखा मूर्ति अच्छी तरह से जानती थी कि कंपनी स्वाति मल्होत्रा की बनाई हुई थी और उसकी असली हकदार अनिका और उसके बच्चे ही थे। रेखा मूर्ति ने भले ही ओजस को कंपनी का सीईओ बनाया था, मगर कभी उसको कंपनी का मालिकाना हक नहीं दिया था। रेखा मूर्ति ने ओजस की कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, कभी कभी वेकेशन ले लेना ही अच्छा होता है। मैं तो तुमसे भी कहती हूँ, दिन रात ऑफिस के काम में लगे रहते हो, कभी कभी वेकेशन पर कहीं बाहर भी घूमने जाओ। बाहर घूमने जाओगे तभी तो किसी लड़की से मुलाकात होगी तो फिर प्यार हो जाएगा और प्यार हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। रेखा मूर्ति की बात सुनते ही ओजस ने अपने सर पर अपना एक हाथ मलते हुए कहा, आप तो बस हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं अकेला ही खुश हूँ। रेखा मूर्ति जानती थी कि ओजस शादी के मामले में अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उस बात को वहीं छोड़कर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नौकरों ने भी रेखा मूर्ति के लौटने की खुशी में एक शानदार दावत रखी थी। दावत एंजॉय करने के बाद रेखा मूर्ति ने डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों से कहा, भाई देखो, खाना खाने के बाद मैं अपने पौधों को पानी देने के लिए अपने टेरेस गार्डन जाती हूँ। ये बात तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो बस मैं कुछ देर अपने पेड़ पौधों के साथ बात करके आती हूँ। आप लोग रिलैक्स कीजिए। ये कहते हुए रेखा मौसी अपनी जगह से खड़ी होकर टेरेस गार्डन में चली गईं। अनिका भी उन्हें फॉलो करती हुई टेरेस गार्डन में जा पहुंची। रेखा मौसी को गुनगुनाते हुए और पौधों को पानी देते हुए देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो औरत जिसे अनिका ने लगभग हमेशा के लिए खो दिया था, उस औरत को इसी तरह से दोबारा जिंदगी को गले लगाते हुए देखकर अनिका को सुकून महसूस हो रहा था। B16 पावर ड्रग ने सचमुच रेखा मौसी के शरीर में जादुई बदलाव ला दिए थे। उनका चेहरा पहले से काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। चेहरे की झुर्रियां भी काफी हद तक गायब हो चुकी थी। कहीं न कहीं ये सब कुछ देखकर अनिका को इस बात की भी तसल्ली हो रही थी कि B16 पावर ड्रग का असर काफी अच्छा था। अब तो वो बिना किसी डर के अलेक्जेंडर के ट्रीटमेंट के लिए B16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर सकती थी। रेखा मौसी ने अनिका की ओर पीठ कर रखी थी। वो मन ही मन कुछ गुनगुनाते हुए पौधे को पानी दे रही थी। तभी अचानक रेखा मौसी ने बिना मुड़े ही अनिका से कहा, क्या सोच रही हो वहाँ खड़ी खड़ी? यहाँ मेरे पास आओ। अनिका ने मुस्कुराते हुए रेखा मौसी के पास आकर खड़ी हो गई। रेखा मौसी ने बिना अनिका की ओर देखे पौधों को पानी देते हुए अनिका से पूछा, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही लिसनर हूँ? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुनने की क्षमता रखने वाली इस बात का अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, आपकी शक्ति के बारे में तो आप ही ने मुझे बताया। अनिका की बात सुनकर रेखा मौसी हैरान होकर अनिका को देखने लगी। रेखा मौसी को याद नहीं आ रहा था कि ये बात रेखा मौसी ने अनिका को कब बताई थी।
तब रेखा मौसी की परेशानी दूर करते हुए अनिका ने कहा, जिस वक्त मैं अपने पापा करण गुलेरिया के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब मैं फोन पर काफी धीरे से उनके साथ बात कर रही थी। आप महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम 30 मीटर का था, मगर फिर भी मैंने पापा के साथ जो भी बातें की वो सारी बातें आपने अच्छी तरह सुन ली थी। पहले तो मैं चौंक गई, मगर फिर मुझे आपकी सुनने की क्षमता पर शक होने लगा। जो बात 2 या 3 मीटर दूर खड़े रोहित ने नहीं सुनी थी, वो 30 मीटर दूर से आपने अच्छी तरह से सुन ली थी। फिर गुलशन जी जब आपकी कैंसर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए, तब मैंने गौर से आपकी उस कैंसर रिपोर्ट को पढ़ा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि आपके शरीर के सेल्स में जो बदलाव आ रहे हैं वो कैंसर सेल्स नहीं थे। B15 पावर ड्रग का असर खत्म होने की वजह से आपके सेल में म्यूटेशन होने लगे थे। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो ये म्यूटेशन अक्सर कैंसर के सेल जैसे ही नजर आते हैं। क्रिस्टोफर और आशीष डोगरा की उम्र में उनके शरीर में B15 पावर ड्रग के साइड इफेक्ट दिखने में अभी 1 महीने का और वक्त बाकी है, मगर आपकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपके शरीर में सारे सिम्टम 1 महीने पहले ही दिखने लगे थे। तभी मैंने पहचान लिया था कि हो न हो आप ही इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुनने वाली शक्ति रखती हैं और आप ही लिसनर हैं। अनिका की सूझबूझ देखकर रेखा मौसी ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया। वैसे तुम्हारी माँ का ही आइडिया था कि वह संगीतकार लो को लिसनर के नाम से फेमस कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए, मगर मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतनी महान संगीतकार की मौत हो जाएगी। वैसे अनिका, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम सचमुच दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टर हो। मेरे शरीर के सेल के अंदर म्यूटेशन की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं वो ठीक कैंसर सेल जैसे दिखते हैं। ये बात तो कोई जीनियस डॉक्टर ही गेस कर सकता है। सचमुच तुम्हारे बारे में जो इंटरनेट पर तारीफ लिखी जा रही है वो बिल्कुल सही है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि लोग तुम्हें मस्का लगाने के लिए कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, मगर आज मैं उस कतार में सबसे पहले खड़ी रहूँगी जो लोग ये कहते हैं कि वो लोग डॉक्टर अमृता के फैन हैं। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अनिका और रेखा मौसी दोनों हंसने लगी, मगर तभी अचानक हंसते हंसते अनिका के चेहरे से रंग उड़ गया। अनिका के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी थी। कैंसर सेल वाली बात सुनकर अनिका को अचानक ही ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कोई बहुत ही जरूरी बात भूल रही थी, ऐसी बात जो उसे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। रेखा मौसी ने हैरानी से अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो? अचानक क्या हो गया तुम्हें? अनिका ने कहा, पता नहीं मौसी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ, कोई ऐसी बात जो मुझे पहले से पता चल जानी चाहिए थी, मगर मेरे सामने होने के बावजूद वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी बात है अनिका? अनिका भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो किस बात को लेकर इतनी टेंस हो रही थी। तभी अचानक अनिका को वो बात याद आई जो उसके सामने होते हुए भी उसे नजर नहीं आ रही थी। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका को ऐसा लगने लगा जैसे सच उसे साफ साफ नजर आने लगा था। अनिका जैसे ही मुड़कर रोहित की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी नन्ही सी रिया हवा में अपने हाथ लहराकर उनके पास आने लगी। रोहित और अनिका को प्यार देने के बाद रिया शोर मचाती हुई सीधे अपनी रेखा मौसी के पैरों से लिपट गई। रेखा मौसी को नन्ही सी रिया से इस तरह प्यार मिलते हुए देखकर अपने आप पर तरस आने लगा था। अगर उन्होंने अपनी जान दे दी होती तो वो नन्ही सी रिया की इस मुस्कान को वापस कभी न देख पाती। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। नन्ही सी रिया को अपने गोद में उठाकर प्यार करने के बाद रेखा मौसी ने रिया से कहा, तुम्हारी बड़ी मौसी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। पास ही खड़े आर्यन को भी गले लगाते हुए रेखा मौसी ने पूछा, वैसे अलेक्जेंडर कहाँ है? क्या उसे तुम लोगों ने नहीं बताया कि मैं लौट आई हूँ? रेखा मौसी की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। नन्हे से आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मॉम, मुझे लगता है अलेक्जेंडर आजकल कुछ ज्यादा ही सोने लगा है, जब भी देखो नींद में ही रहता है। क्या आप उसे चेक करके बता सकती हैं कि उसे क्या हुआ है? क्या वो फिर से बीमार हो रहा है? नन्हे से आर्यन की ये बात सुनकर रोहित और अनिका के होश उड़ गए।
अनिका, रोहित और रेखा मौसी तीनों ही जानते थे कि अलेक्जेंडर की हालत किसी भी वक्त बिगड़ सकती थी, मगर वो दोनों बच्चे आर्यन और रिया के सामने अलेक्जेंडर के सीरियसनेस के बारे में बताना नहीं चाहते थे। अलेक्जेंडर के बारे में सुनते ही अनिका डरकर अलेक्जेंडर के बेडरूम की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगी। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए रोहित और रेखा मौसी दोनों रिया और आर्यन के साथ खेलने लगे। वो दोनों जानते थे कि न सिर्फ अनिका अलेक्जेंडर की माँ थी, मगर वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी। इस वक्त अलेक्जेंडर के पास अनिका का होना बहुत जरूरी था, और साथ साथ ये भी जरूरी था कि आर्यन और रिया के मुरझाए हुए चेहरे पर खिलखिलाहट वापस लौट आना। दोनों ही बच्चों को देखकर रोहित और रेखा मौसी समझ गए थे कि दोनों बच्चे अपने भाई की हेल्थ को लेकर काफी उदास थे। तभी रेखा मौसी ने रिया को गोद में लेते हुए कहा, अरे, मौसम बदलने की वजह से बच्चों को अक्सर किसी न किसी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, मगर तुम दोनों की मम्मा दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक है। वो जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को ठीक कर देगी और वो दोबारा तुम्हारे साथ खेलने कूदने लगेगा। रेखा मौसी की बात सुनते ही रिया ने राहत की सांस ली, मगर आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि सिचुएशन इतनी सीधी नहीं थी जितनी रेखा मौसी दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब अलेक्जेंडर को भी 15 पावर ड्रग का डोज इंजेक्ट किया गया था, उस वक्त भी आर्यन ने बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर की हालत देखी थी। हालांकि आर्यन को अनिका और रोहित ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, मगर आर्यन अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही समझदार लड़का था। सारी सिचुएशन को देखते हुए आर्यन इतना समझ गया था कि उसके भाई की कंडीशन बाकी बच्चों से कुछ अलग थी। जिस बीमारी के बारे में रेखा मौसी बात कर रही थी, वो सर्दी जुकाम जैसी कोई मामूली बीमारी नहीं थी, और ना ही मामूली दवाइयों से अलेक्जेंडर की बीमारी दूर होने वाली थी। ये बात भी आर्यन अच्छी तरह से जानता था। जब अनिका अलेक्जेंडर के बेडरूम में पहुंची, तब उसने देखा कि कमरे में काफी अंधेरा था। बेड पर अलेक्जेंडर कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। अनिका अलेक्जेंडर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर वो एक बार अलेक्जेंडर को एग्जामिन जरूर करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि V15 पावर ड्रग का डोज अलेक्जेंडर के शरीर में किस हद तक साइड इफेक्ट दिखा रहा था। अनिका धीरे से चलकर अलेक्जेंडर के बिस्तर के पास गई। अनिका अच्छी तरह से अलेक्जेंडर का स्वभाव जानती थी। अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी प्राइवेसी को निग्लेक्ट करे। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर ने अपना पूरा बचपन एक अंधेरे कमरे में अपने पालतू जानवरों के बीच रहकर गुजारा था। इसलिए अलेक्जेंडर को हमेशा ऐसी ही बात से चिढ़ होती थी कि कोई उसे बिना बताए उसके कमरे में आकर उसे डिस्टर्ब करे। अलेक्जेंडर रिया और आर्यन से काफी घुल मिल गया था, उसे प्यार भी करने लगा था। इसलिए उन दोनों की मौजूदगी अलेक्जेंडर को कभी कभी खटकती नहीं थी। मगर अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर की मां होने के बावजूद उसने अब तक उसके साथ वह वक्त नहीं गुजारा था जिससे अलेक्जेंडर और अनिका के बीच अनजानेपन की सारी दीवारें टूट जाएं। अनिका भी जानती थी कि अलेक्जेंडर की जान बचाने की कोशिश में अनिका ने अलेक्जेंडर को वह वक्त नहीं दिया था जो एक मां के तौर पर खोए हुए बच्चे के मिलने के बाद अनिका को देना चाहिए था। मगर अब अनिका ने सोच लिया था कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वह अलेक्जेंडर को ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर अलेक्जेंडर के दिल में अपनी मां के लिए प्यार जताने की कोशिश करेगी। अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर के बिस्तर पर बैठी यह सारी बातें सोचती रही। अनिका को अभी भी हिचक हो रही थी कि वह अलेक्जेंडर को कैसे जगाए, मगर अलेक्जेंडर को एग्जामिन करना भी बेहद जरूरी था। इसलिए उसकी मां होने के बावजूद अनिका ने अपने गले की खराश साफ करते हुए लेटे हुए अलेक्जेंडर को धीमी आवाज में पूछा, अलेक्जेंडर, मम्मा तुम्हें मिलने आई है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ? अनिका की इस बात का अलेक्जेंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। अलेक्जेंडर ने अपना पूरा शरीर ब्लैंकेट से ढक रखा था। अनिका नहीं चाहती थी कि वो अलेक्जेंडर की नींद डिस्टर्ब करे, मगर साथ ही साथ अनिका अलेक्जेंडर को एग्जामिन करना भी चाहती थी। इसलिए बिस्तर पर बैठकर अनिका ने अलेक्जेंडर का कंबल पकड़कर धीरे से कंबल उठाकर देखा। कंबल उठाते ही अनिका शॉक हो गई। उसने एक झटके से पूरा कंबल नीचे की ओर खींच लिया। तभी अनिका को रियलाइज हुआ कि बिस्तर पर अलेक्जेंडर था ही नहीं। 2 तकियों की मदद से एक छोटे से बच्चे का आकार देकर उस पर ब्लैंकेट ढक दिया गया था। अनिका हैरान होकर पूरे कमरे में यहाँ वहाँ अलेक्जेंडर को ढूंढने लगी, मगर अलेक्जेंडर कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका काफी पैनिक हो गई। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर के कमरे से बाहर निकलने लगी,
अनिका के मोबाइल फोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर के गायब होने के पीछे क्रिस्टोफर का ही हाथ हो सकता था। इसलिए जैसे ही अनिका ने क्रिस्टोफर का कॉल रिसीव किया, क्रिस्टोफर की हंसती हुई आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। कुछ देर बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, क्या हुआ, चौंक गई? तुम्हारा बेटा गायब हो गया है क्या? इससे पहले कि क्रिस्टोफर अपनी बात आगे बढ़ाता, अनिका ने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए कहा, देखो क्रिस्टोफर, अगर अलेक्जेंडर का बाल भी बांका हुआ तो। क्रिस्टोफर ने अनिका की बात को बीच में काटते हुए कहा, अरे चुप चुप, कितना बोलती हो तुम? अरे जानता हूँ तुम एक माँ हो, मगर क्या करूँ, मैं भी तो एक बाप हूँ। अपने बेटे से कितनी दूर रह सकता हूँ? जरा सोचो, तुम्हें क्या लगा मेरा बेटा कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो अपने पापा के पास वापस चला आया। अनिका अलेक्जेंडर को अच्छी तरह से जानती थी। एक माँ होने के नाते अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर का स्वभाव कभी कभी काफी रूड हो जाता था, मगर वो दिल का बहुत साफ था। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अलेक्जेंडर कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं जा सकता। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका की इस बात की दाद देते हुए कहा, अरे भाई, मान गया, माँ का प्यार तो बाप के प्यार के सामने कुछ भी नहीं। ये बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। अलेक्जेंडर वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम सच ही कह रही हो, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हाँ, स्वभाव का थोड़ा तीखा है, मगर दिल का बहुत साफ है मेरा बेटा। हालांकि अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, जो अलेक्जेंडर अपने जानवरों से इतना प्यार कर सकता था और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता है, वो किसी भी हालत में अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता था। वो अनिका को छोड़कर क्रिस्टोफर के पास नहीं लौट सकता था। तभी जैसे अनिका के मन की बात पढ़ते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, वो क्या है ना कि मेरा बेटा बहुत ही इमोशनल है, अपने बाप की तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता है। जरा सोचो, जब उसे पता चला होगा कि उसके बाप का इलाज सिर्फ B16 पाउडर ड्रग कर सकता है जो तुम्हारे पास है, तो वो अपने बाप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर की बात सोचते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को इस तरह से इस्तेमाल कर सकता था। फोन पर एक लंबी हंसी के बाद क्रिस्टोफर ने कहा, यह है मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरी बाजी का आखिरी पत्ता, तुम्हारा बेटा अलेक्जेंडर, जिसने मेरे लिए वो कर दिखाया जो मेरी ताकतवर फौज मिलने मेरे लिए न कर पाई। क्रिस्टोफर का फोन डिस्कनेक्ट करके अनिका दौड़ लगाकर उस जगह पहुंची जहां उसने B16 पाउडर ड्रग छुपा रखा था। जब अनिका ने टेरेस गार्डन में पौधों के बीच बीच छुपाए मेटल बॉक्स को निकालकर खोला तो वो देखकर चौंक गई कि उसके अंदर से दूसरा B16 पाउडर ड्रग गायब था। अनिका खाली मेटल बॉक्स लेकर जब नीचे लिविंग एरिया में पहुंची तो अनिका के हाथ में खाली मेटल बॉक्स देखकर रेखा मौसी भी चौंक गई। रेखा मौसी जानती थी कि B16 पाउडर ड्रग का डोज अनिका ने रेखा मौसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, मगर दूसरा डोज गायब था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर रेखा मौसी सब कुछ समझ गई थी। रेखा मौसी ने अपने पुराने वफादार नौकर जॉन को आवाज लगाते हुए कहा, अभी के अभी CCTV कैमरा चेक करो, पता लगाओ कि घर के अंदर कौन कौन आया था और कौन इस मेटल बॉक्स से एक कीमती चीज चुरा कर घर से बाहर निकला है। जैसे ही जॉन बाकी नौकरों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुड़ा, अनिका ने जॉन से कहा, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि ये काम किसने किया है। अनिका की बात सुनकर रोहित और रेखा मौसी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने रेखा मौसी से कहा, अलेक्जेंडर ले गया है दूसरा डोज। अनिका की बात सुनकर रेखा मौसी चौंक गई। अनिका और रोहित को इस वक्त अपने किए पर ही पछतावा हो रहा था। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए रोहित और अनिका ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी। दुनिया भर की खतरनाक ताकतों को हराकर जो माँ बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए B16 पाउडर ड्रग को उन खतरनाक दुश्मनों से बचाने में कामयाब हुए थे, वो माँ बाप अपने ही बेटे के हाथों हार गए। वो ये भूल गए थे कि जिस बेटे के लिए वो दुनिया से लड़ रहे थे, उसी बेटे के साथ वक्त बिताना वो भूल चुके थे। क्रिस्टोफर ने इसी बात का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर के साथ
फिर से नजदीकियां बढ़ाई और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसे मजबूर कर दिया कि वो भेज पावर ड्रग का दूसरा डोज चुरा कर क्रिस्टोफर तक पहुंचाए। अनिका को अपनी सोच पर इससे ज्यादा शर्मिंदगी आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अनिका ने इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी? अलेक्जेंडर ने ऐसे नाजुक वक्त पर उसके माँ बाप का अलेक्जेंडर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी था, मगर अनिका और रोहित दोनों ही ये बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी। रोहित ने अपनी मौत की खबर फैलाकर अपने आप को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर लिया था। वो जिस बेटे की जान बचाना चाहता था उसी से उसने दूरी बना ली थी। रोहित को भी आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अनिका और रोहित दोनों ही जानते थे कि क्रिस्टोफर कितना शातिर था, मगर आज उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर न सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानता था, बल्कि अपने खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी गहरी प्लानिंग भी कर सकता था कि वो एक बच्चे को इमोशनली मजबूर कर वो उस बच्चे से काम करवा रहा था जिससे उसी बच्चे की जान पर खतरा होने वाला था। नन्हा सा अलेक्जेंडर शायद ये नहीं जानता था कि वो जिस क्रिस्टोफर के लिए भेज पावर ड्रग चुरा रहा था, वो भेज पावर ड्रग उसकी खुद की जान बचाने के लिए कितनी जरूरी था। अनिका और रोहित अपना सर झुकाए मायूस अपनी जगह पर खड़े थे। तभी अनिका के फोन पर दोबारा क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। इस बार जब अनिका ने कॉल कनेक्ट किया तो क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए? भेज पावर ड्रग का एक डोज मेरे पास मौजूद है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस रेखा मूर्ति के ऊपर एक डोज जाया मत करो। अब हमारे पास सिर्फ एक डोज बचा है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? दवाई एक है और मरीज 2। डॉक्टर तुम हो, बताओ क्या करूं? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर इतनी आसानी से अलेक्जेंडर को भेज पावर ड्रग का डोज देने के लिए तैयार नहीं होने वाला था। उसे सबसे पहले अपनी खुद की जान बचानी थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में क्रिस्टोफर से पूछा, तो बताओ मुझे क्या करना है? अनिका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, मेरी नौकर बन जाओ। अगर तुम मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो तो एक सौदा कर सकते हैं हम, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, अलेक्जेंडर के बदले क्या चाहते हो तुम फोन पर भी बता सकते हो। अनिका के तेवर देकर क्रिस्टोफर ने अनिका को शांत करते हुए कहा, अरे रिलैक्स, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे होने वाले पति के पास बहुत पैसा है, मगर पैसे का इतना घमंड मत करो। जरा मुझ जैसे गरीब की पूरी बात सुन लिया करो। बात दरअसल ऐसी है कि फोन पर नहीं की जा सकती। हमारा मिलना बेहद जरूरी है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें एक दिन मेरी गुलाम बनाकर रहूंगा। तुम मेरी गुलाम बन जाओ और हम तुम्हारे बेटे की जान का सौदा कर लेते हैं। जब क्रिस्टोफर अनिका के साथ ये सारी बातें कर रहा था, तब अनिका को अचानक फोन पर अलेक्जेंडर की आवाज सुनाई दी। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, मम्मा तुम घबराना मत, डैड तो यूं ही मजाक कर रहे हैं, वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। अलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अनिका से फोन पर कहा, अरे ये तो बच्चा है, इसकी बात मत सुनना। और सुनो अलेक्जेंडर, डैड ने तुम्हें कभी किसी मकसद से प्यार किया था। मुझे जिस दवाई की जरूरत थी वो मुझे मिल गई, तो अब मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें चोट पहुंचानी चाहिए या नहीं, अब ये तुम्हारी मम्मा के हाथ में है। हालांकि अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर के कितने खतरनाक इरादे थे और क्रिस्टोफर ने इतने सालों तक अलेक्जेंडर को चोट क्यों नहीं पहुंचाई थी, मगर अनिका अच्छी तरह से क्रिस्टोफर के इंटेंशन जानती थी। हालांकि अनिका को भी ये बात पता थी कि इतने सालों तक अलेक्जेंडर को अपने कब्जे में रखने के बावजूद क्रिस्टोफर ने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। मगर अब क्रिस्टोफर का मकसद पूरा हो चुका था। भेज पावर ड्रग अलेक्जेंडर की ही मदद से क्रिस्टोफर ने अपने कब्जे में कर ली थी। क्रिस्टोफर की बात सुनते ही अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तो ठीक है, तुम्हारे महल के बाहर मेरी एक कार खड़ी है, उस कार में बैठकर मेरे पास आ जाओ। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई।
क्रिस्टोफर ने काफी गहरी प्लानिंग कर रखी थी, मगर इस वक्त अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अनिका अपने कानों पर फोन लगाकर महल से बाहर निकली। अनिका जब महल के मेन गेट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी अनिका की नजर गेट के बाहर खड़ी एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी। अनिका उस कार की ओर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका अपने चारों ओर देखकर ये जानना चाहती थी कि कहाँ क्रिस्टोफर का कोई आदमी अनिका पर नजर बनाए हुए तो था नहीं। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने फोन पर अनिका से कहा, देखो, मैं तुमसे कहा था कि तुम अकेले ही मुझसे मिलने आना, ये बारातियों को साथ में लाने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित और उसके कुछ लोग अनिका का पीछा करते हुए महल के बाहर खड़ी कार की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब अनिका को यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर ने किसी न किसी तरह उस पर नजरें बनाकर रखी थी। अनिका ने अपने कानों से फोन हटाते हुए धीमी आवाज में रोहित के पास जाकर कहा, देखो, मुझे ये काम अकेले ही करना होगा, कोई मेरा पीछा न करे। वैसे तो रोहित जानता था कि अनिका जिस मिशन पर जा रही थी वो खतरे से खाली नहीं था, मगर इस बार अनिका की बात मानने के अलावा रोहित के पास और कोई चारा नहीं था। रोहित ने ये भी जानता था कि अनिका अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती थी, मगर वो ये भी जानता था कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक था। मगर अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अब अनिका को वही करना होगा जो क्रिस्टोफर चाहता था। अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हुए रोहित ने अनिका से कहा, अपना ख्याल रखना। रोहित की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर अनिका ने रोहित से कहा, तुम चिंता मत करना, मैं अलेक्जेंडर को अपने साथ ही लेकर आऊंगी। ये कहते हुए अनिका अकेले ही महल के बाहर खड़ी कार की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अनिका को इस तरह कार से ले जाता हुआ देखकर नन्ही से रिया और आर्यन दौड़कर रोहित के पास आ गए। रिया ने अनिका की ओर इशारा करते हुए रोहित से पूछा, मम्मा कहाँ जा रही है? अगर वो किसी जरूरी काम से जा रही हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? रोहित ने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा अलेक्जेंडर को लेने जा रही है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तभी बच्चों के ठीक पीछे खड़ी रेखा मौसी ने रोहित से कहा, मगर तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते? क्या इस तरह अनिका को अकेले भेजना सही होगा? अनिका उनकी नजरों से दूर जा रही थी। अनिका को देखते हुए रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अनिका जरूर अलेक्जेंडर को अपने साथ वापस लेकर आएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी मुझे यहाँ भी कुछ काम निपटाने हैं। ये कहते हुए रोहित बच्चों के साथ वापस महल के अंदर चला गया। महल के अंदर पहुंचते ही रोहित ने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, इंपीरियल ग्रुप के सभी मेंबर्स की अच्छी तरह से छानबीन करो। क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ही ग्रुप से फंडिंग मिल रही है, उस फंडिंग को किसी भी हालत में रोक दो। और हाँ, इंपीरियल ग्रुप का जो भी मेंबर इस काम में क्रिस्टोफर का साथ दे रहा है उसे अपने रास्ते से हटा दो। क्रिस्टोफर का साथ देने वालों में से कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अगर वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसे अपने रास्ते से हटा दो। अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जरूरत पड़ती थी, और वो अपने पावर्स तब तक इस्तेमाल कर सकते थे जब तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपीरियल ग्रुप से फंडिंग मिल रही थी। फंडिंग बंद हो जाने के बाद क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन कंगाल हो जाएगी। बिना फंड के वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को अब हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह उसे और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करना, और उसे कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली फंडिंग को रोक देना। जब अनिका महल के बाहर खड़ी पुरानी सी कार के पास पहुंची तब उसने देखा कि कार के अंदर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। क्रिस्टोफर ने फोन पर अनिका को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अब उस कार के अंदर बैठ जाओ, तुम तो एक बेहतरीन ड्राइवर हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अकेले ड्राइव करके मेरे पास आ सकती हो। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका उस कार के अंदर बैठी। जैसे ही अनिका ने कार का इंजन ऑन किया, क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अब एक काम करो, ये जो फोन तुमने पकड़ रखा है उसे फेंक दो। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान हो गई। क्रिस्टोफर ने अनिका की खामोशी पढ़ते हुए अनिका से कहा, अरे फिक्र मत करो, मुझसे बात करने की तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, बस तुम एक बार वो फोन फेंक दो।
अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसे क्रिस्टोफर की हर बात माननी होगी। अपना फोन खिड़की से बाहर फेंकते हुए अनिका ने कार को ड्राइव करना शुरू किया। तभी डैशबोर्ड में मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। अनिका ने जब डैशबोर्ड पर ग्लव्स बॉक्स खोलकर देखा तो उसे एक पुराना सा फोन नजर आया। काफी बेसिक फीचर वाला ये फोन काफी पुराना फोन लग रहा था। अनिका ने उस फोन को अपने हाथ में लेकर कॉल रिसीव किया और फोन को अपने कानों पर लगा दिया। अनिका को क्रिस्टोफर की आवाज फिर से सुनाई दी। क्रिस्टोफर ने कहा, कैसा लगा? अरे कुछ देर की दूरी ने कहीं तुम्हें मुझसे तो दूर नहीं कर दिया? चलो अब आराम से बात करेंगे। तुम्हारे हाथ में इस वक्त जो फोन है वो भी हमारी है, तुम जो गाड़ी चला रही हो वो भी हमारी है और कुछ ही देर में हम भी तुम्हारे हो जाएंगे। अनिका क्रिस्टोफर की बकवास सुनने की मूड में नहीं थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मुझे कहाँ आना है तो बताओ। अनिका का गुस्सा देखते हुए क्रिस्टोफर ने सीटी बजाते हुए कहा, अरे कम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। गाड़ी और फोन दोनों पुराने हैं। तुम्हारी कड़क आवाज के कारण कहीं इनके अंचर पंचर ढीले न पड़ जाएं। चलो एक काम करो, गाड़ी सेंट्रल लंदन के वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन के पास लेकर आओ। तुम्हारी अगली इंस्ट्रक्शन मैं वही दूंगा। ये कहते हुए क्रिस्टोफर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। भले ही गाड़ी काफी पुरानी थी, मगर अनिका की ड्राइविंग स्किल ने इतनी पुरानी कार को भी एक रॉकेट में बदल दिया था। अनिका ने 2 घंटे के डिस्टेंस को लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा कर लिया। गाड़ी सेंट्रल लंदन के वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन के पास जब पहुंची तब डैशबोर्ड पर पड़ा वही पुराना मोबाइल फिर से बजने लगा। वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन के ठीक सामने गाड़ी पार्क करने के बाद अनिका ने जब कॉल उठाया तो क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे कॉल उठाने में इतनी देर मत किया करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। मेरा मतलब है बस छूट जाएगी। अनिका क्रिस्टोफर की पहली समझ नहीं पा रही थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, साफ जब बताओ अब मुझे क्या करना है। क्रिस्टोफर ने भी इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अरे जल्दी करो, गाड़ी से उतरो और वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन के बस स्टॉप पर आने वाली 848 नंबर की बस पकड़ लो। अनिका ने जब अपना सीट बेल्ट निकालकर कार का दरवाजा खोला तो अनिका ने देखा कि 848 नंबर की बस स्टॉप से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। अनिका ने कार का दरवाजा तेजी से बंद किया और तेजी से रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पर पहुंची। अनिका को एक तरफ एक बात की भी हैरानी हो रही थी कि क्रिस्टोफर को हर चीज दिखाई कैसे दे रही थी। अनिका ने कार ड्राइव करते वक्त पूरी कार को अच्छी तरह से चेक किया था। अनिका को अंदर कोई कैमरा छिपा हुआ नहीं मिला था, मगर क्रिस्टोफर की बातों से अब ये साफ पता हो गया था कि क्रिस्टोफर लगातार अनिका पर नजरें बनाए हुए था। अनिका ये सोचकर भी हैरान हो रही थी कि एक सरकारी बस क्रिस्टोफर के कहे हुए टाइम पर बस स्टॉप कैसे पहुंची थी। अनिका जब तेजी से बस स्टॉप की ओर दौड़ी तो अनिका ने देखा कि बस कुछ ही सेकंड में बस स्टॉप से निकलने वाली थी, मगर किसी तरह अनिका ने जोर की छलांग लगाते हुए बस को छूटने से पहले पकड़ लिया। अनिका के हाथों में मोबाइल फोन गिरते गिरते बच गया। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे जरा संभल कर, बहुत महंगा फोन है। फिर अपनी ही बात बदलते हुए हंसते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे तुम्हारी जान से महंगा तो कुछ भी नहीं है इस पूरे जहान में। चलो अब संभल कर बस के अंदर बैठ जाओ। क्रिस्टोफर के कहने पर अनिका आधे भरी हुई बस में पीछे की एक सीट पर जाकर बैठ गई। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही बस की खिड़की से अनिका यहाँ वहाँ जाकर देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई अनिका की बस का पीछा तो नहीं कर रहा था, मगर अनिका के लिए इतनी सारी गाड़ियों में से उस कार को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस कार के अंदर क्रिस्टोफर के आदमी अनिका पर नजरें जमाए बैठे थे। कुछ देर तक फोन पर लंबी खामोशी छाई रही। लगातार यहाँ वहाँ देख रही अनिका ने अचानक क्रिस्टोफर से कहा, एक काम करो, एलेक्जेंडर से मेरी बात करवाओ। क्रिस्टोफर ने अनिका की बात सुनते ही एलेक्जेंडर को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम्हारी मम्मा तुमसे बात करना चाहती है। एक माँ और बेटे को एक दूसरे से बात करने से मैं कैसे रोक सकता हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अचानक ही अनिका को फोन पर एलेक्जेंडर के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। नन्हे से एलेक्जेंडर की रोती हुई आवाज सुनकर अनिका काफी बेचैन हो गई। अनिका ने एलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई? क्या वो लोग तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं? देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करना,
मम्मा तुम्हें किसी भी तरह बचा लेगी। रोते हुए अलेक्जेंडर ने सिसकियां लेते हुए अनिका से कहा, मम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गईं। नन्हे से अलेक्जेंडर ने पहली बार अनिका के साथ इस तरह से बात की थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर ने जो कुछ भी किया था उसमें अलेक्जेंडर की कोई गलती नहीं थी। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर V16 पावर ड्रग को चुराते वक्त ये भी नहीं जानता था कि वो V16 पावर ड्रग के इस आखिरी डोज को क्रिस्टोफर के हवाले करके अपनी ही जान खतरे में डाल रहा था। नन्हे से अलेक्जेंडर को शांत करते हुए अनिका ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मम्मा से हुई है। मम्मा को तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर तुम फिक्र मत करना, मम्मा बहुत जल्द तुम्हें उन लोगों के कब्जे से छुड़ा लेगी। अनिका की बात सुनते ही नन्हे से अलेक्जेंडर ने कहा, नहीं मम्मा तुम यहाँ मत आना और मेरी फिक्र मत करो, डैड मुझे कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर ने अपनी जिंदगी के 6 साल अलेक्जेंडर के साथ गुजारे थे और उन 6 सालों में क्रिस्टोफर ने भी कभी भी अलेक्जेंडर को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी। और अलेक्जेंडर के मुंह से अनिका ने भी कई बार क्रिस्टोफर की तारीफ सुनी थी। वहीं अलेक्जेंडर जो क्रिस्टोफर की बहन और अपनी बुआ रश्मि से नफरत करता था, अलेक्जेंडर ने कभी भी क्रिस्टोफर के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की थी। मगर इस बार जब अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा कि क्रिस्टोफर उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो अचानक ही अनिका और अलेक्जेंडर की बात को बीच में ही काटते हुए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, देखो बेटा ये बात तो सच है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, मगर मैं एक काम तो जरूर कर सकता हूँ। 5-6 दिनों के लिए तुम्हें खाना नहीं दूंगा। भूख के मारे धीरे धीरे तुम्हारा पेट सिकुड़ता जाएगा और एक दिन तुम्हारा पेट इतना छोटा हो जाएगा कि तुम्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तुम्हारी बॉडी में न एनर्जी होगी और न दिमाग तक पहुंचाने के लिए कोई ऑक्सीजन। और तुम भले ही छोटे हो, मगर इतना तो अच्छी तरह से जानते हो कि शरीर में अगर एनर्जी ना हो और दिमाग को अगर ऑक्सीजन न मिले तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्रिस्टोफर की ये सारी बातें सुनकर अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। वो जानती थी कि अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक था। अलेक्जेंडर जिसे डैड कहकर पुकारता था वो एक खतरनाक राक्षस था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर स्पीकर फोन के जरिए सब बातें सुन रहा था। इसलिए क्रिस्टोफर की बात पूरी होते ही अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे बेटे को एक खरोच भी आई ना तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तुम्हें वो मौत दूंगी जो तुम्हें अपने सबसे बुरे सपने में भी कभी नहीं सोची होगी। अनिका की गुस्से भरी धमकी सुनकर क्रिस्टोफर अचानक ही सीटी बजाने लगा और अनिका से कहने लगा, वैसे तुम तुम्हारी माँ से काफी अच्छी हो। तुम्हारी माँ सारे फसाद की जड़ है। खुद तो चली गई मगर हम सबको देखो कैसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। अगर वो चुपचाप V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला हम सबको दे जाती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मगर कुछ भी कहो, काफी शातिर थी तुम्हारी माँ। 25-30 साल पहले जो पेयजल हम लोगों के लिए बनाकर गई थी उसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। कमाल का दिमाग पाया है उस औरत ने। वैसे तुम्हारा दिमाग भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, तेज चालाक मगर उतनी ही बेवकूफ भी। तुम्हें समझाया गया था कि V16 पावर ड्रग का डोज उस रेखा मूर्ति पर जाया मत करो, मगर तुम कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। अब हमारे पास सिर्फ एक डोज बचा है और जिंदगी 2 लोगों की दांव पर लगी है, एक मेरी और एक तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर की। अब तो मैं भी बेसब्री से इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। एक डोज से आखिर 2 जानें कैसे बच सकती है, और अगर सिर्फ एक जान बचानी है तो ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि किसकी जान बचेगी। क्रिस्टोफर की बात बीच में काटते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम सीधे सीधे बताते क्यों नहीं? अनिका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने फिर से सिट्टी बजाते हुए कहा, काफी स्मार्ट हो तुम। मैंने कहा था ना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह तेज तरार और चालाक हो। बस अब मेरी एक बात मान जाओ, हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाओ। तुम एक बार मेरी गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें V16 पावर ड्रग दे दूंगा। अनिका बार बार चलती बस से लंदन के रास्तों को देख रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर और उसके लोग कहाँ छिपे थे।
तभी क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, चलो आप उतर जाओ बस से। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान रह गई। क्रिस्टोफर ने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, अरे तुमने सुना नहीं, उतर जाओ बस से। अनिका ये देखकर हैरान रह गई थी कि अभी तो बस काफी तेजी से रास्ते पर चलती जा रही है। न ही बस स्टॉप आया था और न ही किसी ट्रैफिक लाइट पर बस रुकी थी। फिर क्रिस्टोफर ने उसे अचानक उतरने के लिए क्यों कह रहा था? अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, मगर अब तो बस अभी चल रही है, अभी बस स्टॉप आया नहीं। क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे देखो सामने एक बड़ी सी घड़ी का टावर नजर आ रहा है, तुम्हें वही उतरना है। अनिका ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मगर यहाँ पर कोई बस स्टॉप नहीं है। इस बार अनिका से भी ज्यादा ऊंची आवाज में गुस्सा बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर ने उससे कहा, अरे मैं जानता हूँ बस अभी तेजी से चल रही है, मगर मैं भी कुछ सोच समझ कर तुम्हें बता रहा हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तो मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट हो। ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी होने के नाते ये काम तो तुम्हारे लिए काफी आसान है। चलती बस से उतरना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। देखो इस घड़ी के टावर के नीचे एक गाड़ी खड़ी है, तुम्हें उसी गाड़ी के अंदर बैठकर आगे का सफर तय करना है। बस में कुछ 15 से 20 लोग सवार थे। उन सभी को जब अनिका ने गौर से देखा तब अनिका को किसी पर भी शक महसूस नहीं हो रहा था। जब वो घड़ी का टावर नजदीक आया तब अनिका ने देखा कि उस टावर के ठीक नीचे एक काले रंग की वैन खड़ी थी। ये वही वैन थी जिसके बारे में क्रिस्टोफर अनिका से कह रहा था। बस अभी तेजी से चल रही थी, तभी अचानक अनिका अपनी जगह से उठी और उसने बस के पीछे वाली इमरजेंसी विंडो खोल दी। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर कुछ लोग हैरानी से अनिका को देखते रहे। बस का ड्राइवर तेजी से बस चला रहा था, पीछे क्या हो रहा था उस पे उसका ध्यान नहीं था। तभी एक औरत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से कहा, अरे क्या कर रही हो, ये इमरजेंसी विंडो क्यों खोल रही हो? इससे पहले कि कोई अनिका को रोक पाता, अनिका ने अपना दुबला पतला शरीर विंडो से बाहर निकाला और एक ही झटके में बस से कूद गई। बस की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से जमीन पर गिरने के बाद अनिका कुछ देर तक पलटते हुए सड़क के किनारे से जा टकराई। बस पलट गई और बस के अंदर बैठे सभी लोग हैरानी से पीछे जमीन पर पड़ी अनिका को देखते रहे। तेज बस से कूदने के बाद जैसे ही अनिका के पैर जमीन से टकराए, अनिका ने अपने पूरे शरीर को रास्ते के किनारे डायरेक्शन में रोल लिया, जिससे अनिका के शरीर को अचानक झटका महसूस न हो। रास्ते के किनारे से टकराने के बाद अनिका एक ही झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने कपड़े झटकते हुए ब्लैक वैन की ओर आगे बढ़ने लगी। उस ब्लैक वैन का दरवाजा खुला था। जैसे ही अनिका गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठी, अनिका के फोन में अनिका को क्रिस्टोफर की आवाज सुनाई देने लगी। अनिका ने फिर से फोन को जब अपने कानों पर लगाया तब फिर क्रिस्टोफर ने सीटी बजाते हुए कहा, तुम सचमुच कमाल की हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए तुमसे मिलने के लिए मैं काफी ज्यादा बेसब्र हूँ। अब जल्दी से गाड़ी ड्राइव करती हुई मेरे पास आ जाओ। एक काम करो, यू टर्न ले लो और ठीक तुम्हें पीछे जो हाईवे नजर आ रहा है उसका रूट नंबर 71 पकड़कर आगे बढ़ती रहो। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो हर बार अनिका को व्हीकल बदलने के लिए कह रहा था और हर बार अनिका पहले वाले व्हीकल से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। इससे क्रिस्टोफर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था कि अनिका का पीछा करने वाले लोग क्रिस्टोफर तक पहुंच सके। कुछ देर तक गाड़ी तेजी से ड्राइव करने के बाद अनिका को आगे समुद्र दिखाई देने लगा। अनिका सोच में पड़ गई थी कि कहीं अब क्रिस्टोफर अनिका को किसी शिप में बैठकर आगे का रास्ता तय करने के लिए तो नहीं कहेगा। अनिका जानती थी कि अगर एक बार अनिका शिप में बैठ गई तो रोहित या रोहित के आदमियों का अनिका तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा और फिर अनिका पूरी तरह से क्रिस्टोफर के कब्जे में आ जाएगी। समुद्र के पास आगे बढ़ रही अनिका ने फोन पर क्रिस्टोफर से कहा, अब मुझे आगे कहाँ जाना है? आगे तो मुझे समुद्र नजर आ रहा है। क्रिस्टोफर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी, समुद्र के आगे दुनिया अभी और भी है। अरे आ जाओ, डरो मत। तुम्हें गाड़ी लेकर समुद्र के अंदर डूब जाने को नहीं कहूँगा। तुम तो खामोखा हर बात में मुझ पर शक करती हो। अगर तुम्हें मारना ही होता तो कब का तुम्हारा किस्सा खत्म कर दिया होता। मैं तो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ और गुलाम से नफरत नहीं की जाती।
हाँ, अगर मैं इस दुनिया में किसी से नफरत करता हूँ तो वो है बुढ़े किंग से। मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। बुढ़े किंग को अमर हो जाना है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का राजा बन जाना है, मगर मैं अपने मकसद में कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता। उसे मरना ही होगा और वो मरेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए मेरे पास आ जाओ। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर को पुराने किंग के साथ इतनी दुश्मनी क्यों थी, मगर क्रिस्टोफर की आवाज से एक बात तो साफ है कि क्रिस्टोफर को पुराने किंग से कितनी नफरत थी। जब अनिका समुद्र के पास पहुंची तो अनिका धीरे से अपनी गाड़ी से उतरी। गाड़ी का दरवाजा बंद करने के बाद अनिका अपने आसपास देखने लगी। उस समुद्र के किनारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुराना बंदरगाह था जिसमें 2-3 बड़े बड़े जहाज नजर आ रहे थे। अनिका जानती थी कि हो न हो अलेक्जेंडर और क्रिस्टोफर इन्हीं जहाजों में से एक में थे। आसपास ज्यादा लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। कुछ पुराने गोदाम जिसमें रखे हुए थे कंटेनर में जंग पकड़ चुके थे, और कुछ छोटी मोटी ऑफिस केबिन जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों पहले वहां ड्यूटी ऑफिसर बैठा करते थे, मगर वो अब बिल्कुल वीरान थे। अनिका जैसे ही धीरे धीरे चलकर समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगी, तब क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे अपने कदम जरा जल्दी आगे बढ़ाओ, तुमसे मिलने के लिए काफी बेचैन हो रहे हैं, मैं और तुम्हारा बेटा। अनिका अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक अनिका को अपने पीछे एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो अनिका जिस गाड़ी में आई थी वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। क्रिस्टोफर फोन पर हंसते हुए अनिका से कहने लगा, तुमसे जुड़ा हर सबूत मिटा देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा वो पागल आशिक तुम्हें ढूंढता हुआ हम तक पहुँच न पाए। अब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका अपने सामने खड़ी एक बड़ी सी वीरान सीप की ओर देखने लगी। सीप के अंदर से जोर जोर से हॉर्न बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा वह बड़ा सा जहाज किसी भी वक्त बंदरगाह छोड़कर निकलने वाला था।